स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। और आज हम कवर करने वाले हैं कक्षा 6 की हिस्ट्री और हिस्ट्री का 6वां चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं NCERT में थीम के हिसाब से चलती है, तो थीम बनाई है इन्होंने चुनाव का दिन। अब हम थीम को पहले पढ़ेंगे। देखो, इस थीम का मैं सार बताता हूँ क्या है। जब एक लड़का है शंकरन, वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि नाना नानी उसके वोट डालने जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कहता है ये क्या है, मतलब ये लोग इतने जल्दी में क्यों उठ रहे हैं और इतने एकदम जा रहे हैं कि जैसे पता नहीं इन्हें क्या मिलने वाला है, इतने उत्साहित क्यों हैं। तो उसके नाना जल्दी जल्दी में जाते हुए बता जाते हैं कि ऐसा बेटा देखो, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, शंकरन सोचने लगा था पता नहीं क्या, लेकिन वो बता के चले जाते हैं बस इतना कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आज इसी बात पर चर्चा करेंगे, शासक क्या हैं, ठीक है, और शासन क्या है और शासन कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे। ठीक है, अब देखो टॉपिक स्टार्ट करें। कुछ लोग शासक कैसे बने, कहने का तात्पर्य ये शासक कौन होते हैं। बेटा देखो, राज्य हो या कोई भी विशेष क्षेत्र जहाँ पर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई वर्ग शासन करता है, यानी कि वो राज करता है, तो वही वहाँ का शासक होता है। ठीक है, अब ये लोग बनते कैसे थे, तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लगभग 50 वर्ष, अगर आज से हम 50 वर्ष देखें तो क्या होगा, समझ लो हमारे देश आज़ाद के समथिंग की बात हो रही है जे। ठीक है, लगभग लगा, इसका मतलब 50 वर्ष यानी हमारे देश आज़ाद के समथिंग की बात चल रही है। मतलब तब से हम क्या करते आ रहे हैं, तब से हमारे यहाँ मतदान प्रणाली स्टार्ट हो गई, तो हम मतदान के जरिए अपने नेताओं का चुनाव करते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, अब बात आ गई बहुत पहले की। ठीक है ना, मतलब बहुत पहले कैसे बनते थे। अभी तो हम वोट डाले कर देते, लेकिन बहुत पहले शासक कैसे बनते थे। तो बेटा देखो, हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। देखो, मैंने आपको पाठ 5 में बताया था कुछ जो लोग हम कैसे चुनते थे। वहाँ के लोग, जो वहाँ के लोग रहते थे, वो अपना शासक ऐसे चुनते थे जो बहुत वीर होते थे और बहुत बहादुर और कुशल कारीगर होते थे, है ना, तो उन्हें चुन लिया करते थे, वो शासक चुन लिया करते थे। लेकिन करीब 3000 साल पहले, अब बात आ गई 3000 साल पहले की। ठीक है, 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में, मतलब 3000 साल पहले से चेंज हुआ, लेकिन इससे पहले कैसे थे, जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, लगभग 3000 साल पहले से राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मतलब अब क्या हुआ, अब व्यक्ति ये नहीं देखता था कि ये बहादुर है, कुशल है या नहीं है। अब वो क्या देखता था कि जिसने आयोजन किया वो राजा बना। तो भाई वो आयोजन क्या था, आखिरकार वो यज्ञ कौन से थे। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे कि देखो, वो यज्ञ जो था वो था अश्वमेध। अश्वमेध एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो कहने का मतलब यह, देखो, एक जैसे मान लो कोई राजा होता था, मान लो एक राज्य में 3 लोग हैं, कोई बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, तो उनमें से कोई एक करता था यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, और वो अपना घोड़ा छोड़ता था अपने आदमियों की देख रेख में कि भाई मतलब घोड़ा कहाँ जा रहा है, उसके पीछे पीछे भी जाओ, देखो क्या मैटर है। ठीक है, तो अगर जितने भी कोई भी अगर व्यक्ति उसको रोकता है या फिर कोई भी राजा अगर उसे रोकता है, तो ये मतलब है तो जिसने रोका है और जो यज्ञ करा रहा है उसे उससे लड़ाई करनी होती थी, और जो जीतेगा वो शासक बनेगा। अगर उसने घोड़ा छुड़वाया है, ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया, और अगर उसने घोड़ा छुड़वाया है और अगर किसी भी आदमी ने नहीं पकड़ा तो ये सिद्ध हो जाता था कि जिसने यज्ञ कराया है वो ज़्यादा शक्तिशाली है और वो ही राजा बन जाएगा। ठीक है, ये था अश्वमेध यज्ञ। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, मतलब ये प्रोग्राम हो जाता था यज्ञ वाला, अश्वमेध यज्ञ का। उसके बाद क्या होता था, फिर जितने भी राजा होते थे राज्य में, मतलब जो लोग एक्स राजा बोल सकते हैं, जैसे आज की लैंग्वेज में एक्स राजा, जो मतलब राजा थे अब हैं नहीं, मतलब जो प्रेजेंट में शासक है वो नहीं है, लेकिन जो पहले रह चुके हैं वो हैं। ठीक है, तो इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। इस
यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा सम्मानित किया जाता था, मतलब संपन्न किया जाता, सॉरी। तो मैंने आपको बताया था पुरोहित कौन कौन थे, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो विशिष्ट पुरोहित जो होते हैं उनके द्वारा ये संपन्न किया जाता था यज्ञ। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था, मतलब जिसके लिए उन्हें गिफ्ट वगैरह भी दिए जाते थे। अब गिफ्ट में कुछ भी राजा वगैरह क्या गुड्डा वगैरह तो कुछ देंगे नहीं ना, टेडी भी देंगे, वो असरफियाँ देते होंगे, मूंगा देते होंगे, कुछ भी, मतलब है ना, ऐसी चीज़ देते होंगे। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। क्लियर है। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। मतलब यहाँ क्या होता था, जैसे यज्ञ हो गया, क्लियर हो गया कि हाँ भाई वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो फिर वो क्या करता था, जितने भी राज्य में राजा होया करते थे उन सबको आमंत्रित करता था, अपने घर पे बुलाता था, आओ भाई खाना पीना खाओ और पूरा प्रोग्राम देखो आके, ठीक है। और ये जो यज्ञ होता था वो करता था जो पुरोहित होते थे, विशिष्ट पुरोहित, वो संपन्न किया करते थे, जिसके लिए राजा उन्हें उपहार दिया करते थे। लेकिन जितने भी राजा आते थे वो सब राजा के लिए उपहार लाते थे। समझ में आ गया। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था भाई। क्लियर है। वो तो भाई ये मान लो कि चीफ गेस्ट ही है एक प्रकार से, उसी के लिए प्रोग्राम हो रहा है ना। और उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल पर, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। मतलब एक कोई कुर्सी होया करती थी जिसे राज सिंहासन बोलते हैं, ठीक है, या फिर वो कोई बाघ की खाल की होती थी, उसमें मतलब जो बाघ होते हैं ना, ठीक है, उसके खाल की होती थी, लेकिन होती वो भी चेयर टाइप की होती थी, ठीक है। इस टाइप से उन्हें सम्मानित किया जाता है। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। देखो ये लाइन याद रखना, युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी जो है वही उसका सहचर होता था। क्लियर है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था, ठीक है। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। मतलब देखो जो उनके घर में थे जो बच्चे और उसकी फैमिली, उन्हें भी कई अनुष्ठान करने होते थे साथ में इसके, ठीक है। तो अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ ये था कि वे बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखें। वो उन्हें कुछ नहीं करना, वो सिर्फ बैठ के देखना है, ठीक है। और राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष, अब वर्ड आया विष, जो मैंने पहले भी आपको किया है यूज, ठीक है। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ड आता शूद्र, इसकी हम तुरंत जस्ट थोड़ी देर बाद ही हम इसका पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी टॉपिक आएगा कि वर्ड इसी चैप्टर में है, तब हम बताएंगे क्या है। लेकिन आप ये समझ लो जो गरीब थे, दबे कुचले लोग थे, ठीक है ना, वो होते हैं वैश्य या विश्य, ठीक है। उस समय के विश्य या वैश्य या फिर आज के समय के मान लो शूद्र, ठीक है, जिन्हें कभी भी किसी भी अनुष्ठान में शामिल होने का दर्जा प्राप्त नहीं था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ, पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल हैं। ये तो देखो अब आ गया टॉपिक वर्ड। अब समझो वर्ड क्या है। ये वर्ड कोई शब्द नहीं है, वर्ड है ये, ठीक है। अब देखो इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ग्रंथ के बारे में इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर अभी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। मतलब ऋग्वेद था वो कब रचा गया, उसकी रचना कब हुई, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन और बाकी सब थे तीनों वो उत्तर वैदिक काल में रचे गए, ठीक है। और इसीलिए उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है और अथर्ववेद आता है। अन्य ग्रंथ शामिल हैं, मतलब इतने ही सुंदर, मतलब और भी छोटे छोटे होंगे वो सब शामिल हैं इसी में। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन विधियाँ बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। मतलब पूरी क्लियर करके दे दिया है इन लोगों ने कि क्या चीज़ है क्या नहीं है इन ग्रंथों में, ठीक है। किन्हें शामिल करना है, किन्हें शामिल नहीं करना है, कैसे करना है या कैसे नहीं करना, सब चीज़ बता के रखा है। उस समय समाज में कई समूह थे, ठीक है। समूह जानते हो, ग्रुप जो वर्ग होता है वो थे पहले उस समाज में, जिनमें पुरोहित था एक वर्ग, एक योद्धा वर्ग था, एक कृषक वर्ग था, एक पशुपालक वर्ग था, एक व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले, मतलब इस टाइप के सब लोग शामिल थे उस समाज में, ठीक है। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, मतलब कुछ पुरोहित ऐसे थे जो वैभवशाली होते थे, तो वैभवशाली में योद्धा भी होते थे और पुरोहित भी, ठीक है। वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे, मतलब धनवान ऐसा नहीं है कि अब राजा ही हो, ऐसा भी था। कुछ कृषक और व्यापारी थे, वो भी अमीर थे, ठीक है। और ये समझ लो जो पशुपालक, शिल्पकार और श्रमिक और मछली पकड़ने वाले जो लोग थे या फिर शिकारी जितने भी थे,
और जितने भी मतलब बचे भोजन संग्रह मतलब भोजन इकट्ठा करने वाले, जंगल में रहने वाले, ये जितने भी लोग थे ये सब निर्धन थे, मतलब गरीब थे। गरीब में कौन कौन आया? देखो भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही गरीब में थे, जैसे पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक, मतलब ये सारे लोग गरीब थे। आगे पुरोहितों ने, मतलब पुरोहित वो जो अनुष्ठान करते थे, ठीक है ना। हाँ, पहले ही बता चुका हूँ मैं इनको। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। अब अगर कोई पूछे वर्ण क्या है, तो कहोगे पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिस व्यवस्था को हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं या फिर जिसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे, मतलब ये लोग डिसाइड करेंगे अब कि किस आदमी को क्या करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ सारी चीज़, फंडा एक्चुअली था क्या वो यहाँ से स्टार्ट है, समझ के चलना आपको। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये हमारी सामाजिक सोच रहती है, ठीक है ना, जिसे हमें आगे चल के फेस करना होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बेटा तब तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ें यहीं से समझ के चलो। शायद हो सकता है ये वक्त बाद में ना आए, कभी भी नहीं आता वक्त, एक बार निकल गया तो कभी नहीं आएगा। हो सकता है तुम्हें NCERT दोबारा मिल जाए, पढ़ाने वाले बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। तो आज अगर आप पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ो, ऐसा पढ़ो जो हम कुछ सीख रहे हैं। ये मत सोचो ये एग्ज़ाम के लिए, नहीं, ठीक है, समझने के लिए, अपने ज़िंदगी में उतारने के लिए कि क्या चीज़ था, अगर मेरे सामने कभी सिचुएशन आएगी तो मैं क्या करूँगा, ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ो, ठीक है। तो इन्होंने निर्धारित किया कि लोग अपने अपने काम के अनुसार इनके वर्ग बनाओ, ठीक है। तो कैसे भाई? तो देखो इन्होंने पहला वर्ग बनाया ब्राह्मणों का। इनका काम क्या किया भैया कि वेद जितने भी रच गए थे उनका अध्ययन करो और अध्यापन करो, मतलब उन्हें पढ़ो और पढ़ाओ, और उनका यज्ञ करो। मतलब भाई देखो, पढ़ो लिखो और पढ़ाओ, ठीक है, और यज्ञ करो, मतलब जितने मुख्य काम थे वो खुद ने ले लिए, ठीक है, ब्राह्मणों ने ले लिए। तो उन्हें सिर्फ इतना काम करना था। अब भाई दूसरा वर्ग किनका था? जिनके लिए हाँ, और इन्हें उपहार भी मिलता था, ये सब काम करने का मतलब इतना अच्छा काम ले लिया और उसके बाद इन्हें उपहार और दो, गिफ्ट और दो। और दूसरा स्थान था शासकों का, मतलब जो लोग राजा वगैरह थे उनका था दूसरा स्थान, जिन्हें बोला गया क्षत्रिय। क्लियर है? और इनका काम क्या रखा गया? इनका काम था युद्ध करो भाई साहब, लोगों की रक्षा करो, ठीक है। अब तीसरे स्थान पर रखे गए विश्व या वैश्य, मतलब अब जो लास्ट टॉपिक था, जो मतलब लास्ट स्तर था, उसमें भी चेंजिंग कर दिया। अब इसमें विश्व और वैश्य अलग कर दिए और जो शूद्र था उनको अलग कर दिया, ठीक है। अब देखो विश्व या वैश्य, इनमें कृषक आ गए, पशुपालक आ गए, व्यापारी आ गए, ठीक है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। मतलब यज्ञ, यहाँ तक बात आती है यज्ञ कौन कौन कर सकता था, तो यज्ञ क्षत्रिय भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, पुरोहित भी कर सकता है, तीनों कर सकते हैं, ठीक है। वर्णों में अंतिम स्थान दिया गया भाई साहब शूद्रों को, ये ध्यान रखना है। इनका काम क्या दिया गया कि भैया ये ऊपर के जितने भी 3 वर्ण हैं, 3 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की आप सेवा करो। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, मतलब इन्हें कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है, कि आप यज्ञ करो। यहाँ तक कि इन्हें पढ़ने लिखने कुछ भी इनके सामने खड़े होने तक का अधिकार नहीं था। आप ये समझो, खड़े हो तो बैठो और सर झुकाओ, इस तरीके से मतलब सारी चीज़ आएंगी, आगे मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। देखो आजकल क्या है, लेडीज़ें समझना नहीं चाहती हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इस समय भी जो, देखो मैं किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा एक बात, सोच के चलना। जैसे लोग बोलते हैं कि अरे मेरे ये भगवान, मेरे वो भगवान, हम मानते हैं कोई भी एक ऐसी है जो मतलब है भाई, ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं है लेकिन है। लेकिन एक बात बताओ, इस जगह पे अगर ऐसा था तो कहाँ था, ये बताओ। यहाँ पे क्या है, और लेडीज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो गर्ल्स हैं हमारी, वो समझना नहीं चाहती कि उन्हें अधिकार कहाँ से मिले। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ, देखो औरत जो थी वो शूद्रों के समान थी तब, चाहे वो बड़े घर की हों चाहे वो निम्न घर की हों, ये समझ के चलना। औरत सिर्फ औरत, एक वर्ग बनाया अलग से कि औरत है भाई ये, तो इन्हें शूद्रों के समान समझा गया था। महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। मतलब क्या दिक्कत है भाई साहब, देखो अब आप औरत हो, अब आप बड़े घर के शासक की बीवी हो, ठीक है, या फिर किसी की भी क्षत्रिय या वैश्य किसी की बीवी हो, लेकिन आप वेद नहीं पढ़ सकती, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती तुम, ठीक है ना। ऐसा ही शूद्रों का मामला था, आप पढ़ाई नहीं कर सकती ना कोई यज्ञ कर सकते हो, ठीक है, ये समझ के चलो। मतलब शूद्र बराबर आप लेडीज़ कर सकते हो, ये समझ के चलो आप।
पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। मतलब पुरोहित जो थे उनके अनुसार क्या होता था, सभी वर्ण के मान लो को कोई भी था, ठीक है ना। जैसे मान लो अब मोची का लड़का हुआ तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये मोची है। अरे भाई उसे बड़ा होने दो, क्या पता IAS बन जाए, ठीक है ना। इस तरह से था। अब जैसे समझ के चलो अगर मोची मान लो शूद्र है तो मोची का जो बच्चा हुआ तो उन्होंने क्या बोल दिया, भाई ये शूद्र है, बड़ा तो होने दो, क्या पता वो ब्राह्मण से भी ज़्यादा बुद्धिमान निकले। सही बात है। तो वो चीज़ नहीं थी। उन्होंने क्या किया, जिस वर्ग में जन्मा उन्होंने वही उसे डायरेक्ट जन्म से बता दिया कि ये जन्म से ये होगा। तो देखो उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी, मतलब ब्राह्मण की औलाद ब्राह्मण। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया, मतलब कुछ दिनों बाद ही क्या हुआ, छुआछूत होने लग गई भाई साहब। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार आ गए, कुछ शिकारी आ गए, भोजन संग्राहक आ गए, सब आ गए भाई साहब जी। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। मतलब जो शमशान घाट में लाशों को दफनाते हैं या फिर जलाते हैं, उन्हें भी इसी में शामिल कर लिया गया। मतलब उन्हें छूना नहीं है, उससे दूर रहना, हमारा दिन पवित्र हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब तमाम ढोगसले बना दिए, ठीक है। अब हुआ क्या, इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। मतलब इनके पास मत जाओ, इनसे बातचीत मत करो, ये अपवित्र लोग हैं, ठीक है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब देखो हर जगह कुछ ना कुछ क्रांति करने वाले लोग होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा अरे यार ये कोई बात है, इंसान एक जैसा, क्या छुआछूत करना। तो कुछ उन्होंने वो भी किया, मतलब उसका विरोध किया। तो कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। मतलब और इनमें कुछ राजा ऐसे भी थे, वो क्या कहते हैं, पुरोहित क्या है हमारे सामने, बताओ पुरोहित हमारे सामने कुछ नहीं है। तो मतलब वो ये कहते थे हम पुरोहितों से भी श्रेष्ठ हैं, ठीक है। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। मतलब कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं यार और तो सब सही है, मगर ये गलत है कि मतलब बाकी औलाद भी बने हो ना, ये गलत है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। अब मतलब कुछ लोग ये कहते हैं नहीं देखो सब चीज़ तो सही है, मगर बस ये चीज़ गलत है कि मान लो कि अब वो कोई काम कर रहा है तो उसे अलग वर्ग दे दिया, नहीं ये चीज़ गलत है, वर्ग उसका कुछ भी रहने तो, मतलब काम के आधार पर वर्ग नहीं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। जबकि कुछ लोग चाहते थे, कुछ लोग क्या चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। मतलब कुछ लोग ये चाहते थे कि भाई साहब कछु कर लियो तुम हमारे संग, कोई दिक्कत ना, लेकिन यज्ञ करने का हमें वो दे दो, अधिकार दे दो, यज्ञ करने से हमारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की, कई लोगों ने ये कहा भाई साहब सब चीज़ तो सही है मगर छुआछूत मत करो। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, ठीक है। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब देखो एक तो इधर की साइड क्या था, इधर की साइड ये पूरी वर्ण व्यवस्था चल गई थी, लेकिन उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है, ऐसे कई इलाके थे जहाँ में सामाजिक आर्थिक ये सब व्यवस्था सेम थी, कहीं भी असमानता नहीं थी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर तो बहुत गरीब, ठीक है, और मान लो कि किसी को बहुत सम्मान दिया जा रहा है तो किसी को बिल्कुल सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाके ऐसे थे वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक बिल्कुल समान थे सब लोग। यहाँ पुरोहित जो लोग थे उनका प्रभाव नहीं था ज़्यादा, ये समझो। कहने का तात्पर्य ये, जहाँ पुरोहितों का ज़्यादा प्रभाव हुआ तो वहाँ समझ लो मिट्टी ख़राब है, समझे। कुल मिला के बात ये है। तो देखो अब बात आती है जनपद क्या थे, ठीक है। तो जनपद बेटा अगर हम सिंपल वे में समझें तो जिला, आज के हमारे जिला जनपद। अब उस नज़रिए को देख के चलना, ठीक है। अब देखो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। मतलब अब जो जनपदों के जो मतलब महायज्ञों को करने वाले जो राजा थे, अब तक क्या करते, मतलब यज्ञ करके तो राजा बनते थे, तो उन यज्ञ करके जो राजा बनते थे उनको जन का राजा नहीं बोला जाता था। अब बोला जाता था उन्हें जनपदों का राजा, यानी जनपद का राजा। कहने का मतलब ये, अब वो किसी मतलब कुछ व्यक्तियों पर राज नहीं करते थे, अब वो कुछ ऐसे हिस्सों पर राज करते थे जहाँ पे व्यक्ति रहते थे। समझ में आया, ये देख समझ के चलना। अब जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, देखो जन के बसने की जगह, मतलब ऐसी जगह पे वो राज करते थे जहाँ पे लोग बसे होते थे। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 57 में दिखाए गए हैं, ठीक है, अभी दिखा देंगे। वैसे भी मैंने आपको पहले भी दिखाया है, वो 16 महाजनपद थे तब दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। अब देखो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इन्हीं जनपदों की कई जगह मतलब बस्तियों की भी खुदाई की है जो निकले हैं कई जगह। जैसे दिल्ली में पुराना किला हो गया, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़े, इनमें सब ये प्रमुख हैं। जैसे अपने एटा में देख लो अतरंजी खेड़ा है ना,
वो तभी का राज्य है, एक महाजनपद एक प्रकार से। अभी मतलब महाजनपद नहीं, जनपद कहेंगे। ये जनपद हुए थे सारे के सारे, और जनपदों की बस्तियाँ थीं ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट ने खोजी हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे, ठीक है। लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 4 में नहीं है? देखो, लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो, लोग मिट्टी के बर्तन तो कब तभी बनाने लग गए थे, मैंने आपको बताया था कि ये अनाज इकट्ठा करने लग गए थे, तो अनाज इकट्ठा करते तभी मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए थे, ठीक है। बर्तन बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। मतलब जो बर्तन थे वो कैसे रंग के होते थे? धूसर और लाल रंग के। पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा गया है। मतलब देखो, यहाँ इस समय के बर्तनों को क्या कहते थे? चित्रित धूसर पात्र के रूप में माना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। चित्रित यानी चित्रकारी, धूसर पात्र, ठीक है। दूसरा मैंने अभी बताया, धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे तो कलर हो गया, ठीक है। यानी ऐसे बर्तन जिन पर चित्रकारी की गई थी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो बर्तन दिखाया गया है ये है बर्तन। अब देखो, चित्रकारी है इस पर, ये देखो बना हुआ है, लेकिन देखोगे गौर से तो ये रेखा टाइप की चित्रकारी है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये इसे बोला गया धूसर पात्र। अब ये है कहाँ? चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ होती थीं, कटोरियाँ होती थीं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह और सुंदर और चिकने। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर होता होगा, जैसे महत्वपूर्ण लोग आए तो उन्हें भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा, ठीक है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब बात आती है महाजनपद, ठीक है। अब देखो, हो सकता है यहाँ पे मैप दिया हो, ये दिए महाजनपद, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया एक चैप्टर में, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। देखो, करीब 2500 साल पहले, अब बात चलिएगा, अब से कम करीब 2500 साल पहले की बात है। कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वो हो गए। जैसे अब अभी समझ के चलो, जैसे अपने देश में सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? एक तो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन जगहों को हर कोई जानता है कि नहीं? यूपी हो गया, मतलब ऐसी कई जगह हैं अपने भारत में, जानते तो वैसे सभी लोग हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जिनके नाम तुरंत मुंह पे आ जाते हैं लोगों के, तो ऐसे महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। जैसे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई तो उसे राजधानी बना दिया गया है। ऐसे ही क्या हुआ, जो जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए इन्हें क्या बोला जाने लगा? महाजनपद बोला जाने लगा। समझ में आया? मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी। मतलब ज़्यादातर क्या होता था कि महाजनपद जो होते थे उनकी राजधानी एक ही होती थी, ठीक है। और कुछ की होती थी कि मतलब भाई ज़्यादा 2 बना लो, 3 बना लो, लेकिन कुछ ज़्यादातर ऐसे थे उनकी राजधानी एक ही होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। मतलब राजधानी जितनी भी है, किसी राजा की जितनी भी राजधानी, जितने में वो राज कर रहा है, ठीक है, उसके चारों तरफ किलेबंदी कर दी जाती थी, जिसमें लकड़ी और ईंट पत्थर का यूज़ होता था। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को शो ऑफ करते होंगे, और क्या है, बस यही है, होते हैं कुछ लोग, और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। कहने का तात्पर्य ये है, देखो, कोई अपना राज्य की चारों तरफ सीमा इसलिए लगाते होंगे शायद कि लोग उन पर आक्रमण करें तो उसका उन्हें संदेह सही हो जाए, पता पड़ जाए, है ना, और उसकी सुरक्षा कर सकें, इसलिए, ठीक है ना, करते होंगे भाई। और कुछ राज इसलिए करते होंगे कि वो ये दिखाते होंगे देखो हमारे पास कितना पैसा है, हमने अपना राज्य कैसा कर लिया है ना, इसलिए भी दिखाते होंगे। चलो हम खैर एक बार ये देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण जनपद हैं। मेरे हिसाब से ये काम आपको दे देना चाहिए, ठीक है ना। देखो, ये दिख रहा है हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, कौशाम्बी, राजगिरी, वैशाली, मगध, वज्जी। देखो ये ज़रूर देख लो आप, इनका अभी टॉपिक आएगा आगे। देखो, ये है वज्जी और ये है मगध, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका ध्यान रखना, ठीक है, आगे आएगा ये। और देखो गंगा नदी, ये जो गंगा नदी के बारे में बात चल रही थी, ये सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ खैर आपको, अब क्या है ना। अब आगे चलते हैं पढ़ते हुए। और देखो, और शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं, मतलब कुछ लोग ये भी अपनी समृद्धि दिखाते थे, पैसे वगैरह, और अपनी शक्ति दिखाते थे कि हमने किलेबंदी कराई है तो इसका ये भी है तात्पर्य, है ना। तो इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। मतलब अब देखो, इससे फ़ायदा क्या होता था, जैसे किलेबंदी हो गई तो उसके अंदर जितने भी लोग थे बाहर नहीं निकल पाते होंगे आसानी से, ठीक है। प्लस
वहाँ के जितने भी लोग हैं उन पर आराम से नियंत्रण कर लेते होंगे वो लोग, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा हो गया वहाँ पे, क्योंकि एक सरल हो गया एक प्रकार से, और उस क्षेत्र पर पूरे पर, है ना। तो देखो इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। मतलब कितनी ईंटें चाहिए, कितना पत्थर चाहिए, आज भी होता है। चलो पहले पढ़ लेते हैं। देखो, और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों ने अपने बच्चों का परिश्रम किया। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब देखो, आज भी देखो, अगर हम कोई मकान बनाते तो क्या करते, पहले नक्शा बनवा के लाते सबसे पहले। ऐसे ही तब भी होता था। पहले क्या होता था कि वो लोग व्यापक योजना बनाते थे, ठीक है। योजना बनाने के बाद क्या करते थे, फिर अपने ईंटें पत्थर मंगाते थे, जैसे आज मंगाते ईंटें पत्थर मंगाते, उसके बाद काम करने वाले लोगों को बुलाते थे। इसी प्रकार पहले भी था, ठीक है। सारे लोग परिश्रम करते थे, जनता करती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, ये वर्ड आया आहत सिक्कों, ठीक है, जो कैसे बनाए जाते थे, इस पर आहत करके यानी चोट मार के बनाए जाते थे। इन्हें पृष्ठभाग पर चित्रित किया गया है, जो मैंने आपको बहुत लगभग दूसरे तीसरे चैप्टर में पढ़ाया था। आहत सिक्कों का चित्र दिखाया था आपको, है कि नहीं, तो के रूप में होता था, ठीक है। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। सिक्का वहाँ पे दिखाए जाएंगे, लेकिन मैं चित्र आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ठीक है। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताओ। देखो, महाजनपदों में राजा जो थे ये कैसे बनते हैं, ये तो यज्ञ करके बन जाते हैं, किसी के ऊपर आक्रमण करके बन जाते हैं। लेकिन तब कैसे बनते थे, तब ऐसे बनते थे, वहाँ के कुशल होते थे, बहादुर होते थे तब, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो, नहीं 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 समझे, गलत हो गया ये। यहाँ पे देखो, महाजनपदों और ऋग्वेद में क्या, वो तो तब था जब ऋग्वेद के राजा बनते थे महायज्ञ करके, मतलब वही अश्वमेध वाला करके, ठीक है। और यहाँ पे महाजनपद देखो, सबसे पहले शुरू से लेकर चलो, जो सबसे पहले राजा बनते थे कैसे बनते थे, जो कुशल और वैसे होते थे, बहादुर, वो बनते थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर अश्वमेध यज्ञ हो गया एक, वो कर देते, वो बन जाते। फिर क्या हुआ कि राजा की औलादी राजा बनती थी, या फिर कोई आक्रमण कर ले वो, ठीक है। तो यानी कि देखो, सबसे पहले वो हुआ कुशल और बहादुर होते थे वो, फिर ऋग्वेद में आ गए। फिर ऋग्वेद में कैसे हुए, जो लोग अश्वमेध यज्ञ कराते थे वो बनते थे। अब ऋग्वेद के बाद महाजनपद आ गए। महाजनपद में क्या हुआ, महाजनपद में वैसे राजा का लड़का तो राजा भाई, इस तरीके से बनने लग गए, ठीक है। अब आगे बढ़ा, देखो ये दीवार है, मतलब किलेबंदी हो रही है ये एक प्रकार से। तो ये कौशाम्बी किले की दीवार है। अभी मैंने महाजनपद दिखाए थे, वहीं पे कौशाम्बी था, कौशाम्बी किले की दीवार है ये। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है, ठीक है, जो अपने इलाहाबाद है इसी के पास मिली है। ये ईंटों की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, ये समझ लो, ठीक है। अब देखो, कर क्या था, कर का मतलब होता है टैक्स। टैक्स तो समझ गए होगे आसानी से, टैक्स क्या होता है। अब देखो, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, मतलब बहुत बड़े किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती। क्लियर बात है भाई, वो तो अब जब बड़े बड़े काम करोगे तो प्रचुर संसाधन भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके लिए इन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों द्वारा, है ना, तो उन पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। मैंने कहा यार, अब पैसा बहुत चाहिए, तो एक प्रकार से अब उपहार तो भाई कोई अपनी मर्जी से ही तो लगा, तुम थोड़ी ना कह दो हमें 3 लाख रुपए चाहिए उपहार में, ऐसे थोड़े ना। लेकिन अगर हम किसी पर कर लगा देंगे, तुम्हें इतना देना ही देना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो टाइम से आ जाएगा पैसा। तो उन्होंने ये किया, कर लगा दिया, मतलब टैक्स लगा दिया, आपको ये देना, आपको ये देना। किसे क्या देना है वो देखो, पढ़ते हैं हम। टैक्स किस प्रकार लगाया, तो देखो, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट कर कौन से थे, फसलों पर लगाए वो। अधिकांश लोग कृषक ही थे भैया, क्लियर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो लोग थे कौन, कृषक ही तो थे जो कृषि करते थे। उन्होंने कहा पहले इन्हीं पे लगा दो, सबसे बढ़िया, टैक्स आराम से आता रहेगा, ठीक है। तो टैक्स में था क्या, तो उनकी जितनी भी उपज हो रही है उसका 1/6वां भाग, ये ध्यान रखना, यानी उपज का 1/6वां भाग किसे देना होता था, राजा को देना होता था, और कर के रूप में। लेकिन इसे हम बोलते क्या थे, इसे हम कर नहीं बोलते थे, इसे हम बोलते थे भाग। मतलब ये कहते थे, हाँ भाई कृषक भाइयों, भाग दो, ठीक है। तो ये भाग के रूप में क्या देते थे, उनकी जितनी भी उपज हुई है उसका 1/6वां हिस्सा, ठीक है। अब बात आती है कारीगरों से क्या, तो कारीगर के ऊपर कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। मतलब श्रम के रूप में मतलब उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। अब श्रम का मतलब ये है, जैसे अभी टॉपिक कुछ दिनों पहले आया था अखबार में, श्रम दान किया टीचरों ने, मतलब उन्होंने मेहनत की, नाले वगैरह साफ, नहरें वगैरह साफ़ की थी, है ना। तो मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेहनत की फ्री में, ठीक है, तो वो होता है श्रमदान। ऐसे ही जैसे कि एक बुनकर है, लोहार है या सुनार है, तो उसे राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, मतलब फ्री में,
ये समझ लो 1 दिन कम से कम। अब समझ लो जैसे अब कितने बुनकर या इतने लोग होंगे, आराम से मान लो पूरा महीना कट जाता होगा उसका इसी प्रकार, है कि नहीं। तो ऐसे मतलब सब काम फ्री में चलते थे उसके। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, मतलब या तो जानवर दो तुम या फिर उनसे कोई चीज़ बना रहे दूध फूद तो वो दो। व्यापारियों को सामान खरीदने या बेचने पर भी कर देना पड़ता था, मतलब व्यापारियों से डायरेक्ट कर। अगर वो सामान बेच रहे हैं तो उसमें से कुछ रुपया चाहिए, सामान खरीद रहे हैं ठीक है तो दूसरे को देंगे तो भी कर चाहिए, ठीक है। खरीदने और बेचने दोनों पर भी करता। अब आखेटक और संग्राहक बचे, मतलब जंगल से प्राप्त वस्तु होती थी वो उन्हें देने देते थे। मतलब वो जंगल से जो भी लोग इकट्ठा करते थे खाना पीना, ठीक है, लकड़ी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें उनमें से कुछ हिस्सा राजा को दो आप, ये था। अब देखो कृषि में परिवर्तन, इसी समय कृषि में परिवर्तन हुआ। भाई कर लगा तो भाई थोड़ी थोड़ी सब चीज़ बदलती है ना, फिर तो जब मेहनत पड़ती तो। अब इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। क्या हुए भाई? हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। मतलब अब तक क्या था, लकड़ी के बन रहे थे ना हल्के फाल जो होते थे, अब क्या हुआ, वो फाल जो थे वो लोहे के बनने लगे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। वो तो क्लियर है ही भाई। देखो लकड़ी की जो फाल है वो ज़्यादा नहीं घुस पाएगी खेत में, है ना, लेकिन लोहे की ज़्यादा अटैक करती है और ज़्यादा से ज़्यादा अंदर तक चली जाती है, तो उससे ज़्यादा उपज बढ़ गई फसलों की, है कि नहीं। तो इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। मतलब अब तक कैसे धान करते थे ये लोग, बीज डालते थे। अब क्या किया इन्होंने, पहले बीज डाला, उसकी पौध बनाई, फिर पौध उखाड़ के लगाई गई, जैसे अभी होता है। इस प्रकार से यहाँ पे सीखे ये धान की पौध रोपण करना, ठीक है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, मतलब पहले जितना धान होता था उससे कई ज़्यादा गुना अब होगा, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, वो तो आज भी लगता है यार, कभी भी करके देखो खेती कमर तोड़ पर लगती है, हमेशा झुका रहता है आदमी। ये काम ज़्यादातर दास करते थे, दासी करती थी, या फिर भूमिहार जो खेतर मजदूर होते थे, जो मतलब जिन्हें कमकार कहते हैं, वो करते थे ये सारे काम, ठीक है। तो देखो ये हो रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? कर भैया, उन्हें कर चाहिए, समझ में आया। और ज़्यादा फसल होगी तो ज़्यादा कर मिलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अब आया टॉपिक मगध में, यानी सूक्ष्म निरीक्षण मगध का। मतलब छोटा सा निरीक्षण कर लेते हैं मगध राज्य का, क्योंकि मगध राज्य बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट रहा है। तो मानचित्र 4 पृष्ठ 57 में मगध को ढूंढो, मैंने आपको पहले ढूंढ के बताया था। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था, क्लियर है। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात और जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो कहीं भी नदी होती हैं तो उसके 3 फ़ायदे तो डायरेक्ट होते हैं। यातायात हो जाता, कि पहले वाहन तो चलते नहीं थे, तो नाव द्वारा यातायात हो जाता था। जल वितरण खेतों में हो जाता था, आराम से नहर काट के अपने आप पानी लगा लो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता था वो था ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हर चीज़ वहाँ से मिल जाती थी एक प्रकार से। पानी सही होता है तो फसल अच्छी होती है। अब देखो मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। मतलब देखो जंगल से कितना फ़ायदा हुआ मगध राज्य को, कि वहाँ हाथी थे, उन्हें पढ़ाया जाता था, मतलब एक शिक्षित किया जाता था, उनको ट्रेंड किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था। मतलब कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। तो जैसे अभी हाथियों को सिखाया जाता है सेना, मतलब पहले सिखाया जाता था सेना में तैयार करने के लिए, ठीक है। मतलब जानवर को पाल कर उनको, हाथियों को उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था, ट्रेंड किया जाता था, सेना के लिए तैयार किया जाता था। और वहाँ पे जितनी भी लकड़ियाँ होती थी उन्हें लाया जाता था, उनसे वो घर बनाते थे, हथियार बनाते थे, है ना। बहुत मतलब बहुत काम आया उससे, गाड़ियाँ वगैरह रथ बनाने के सबके काम आता था। इसके अलावा क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो लौह अयस्क की जो खदानें थी वो, और भैया उसी क्षेत्र में तो मजबूत औजार बने और हथियार बने, ये बहुत उपयोगी मिले हुए फिर आगे चल गया ना। तो मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक भी हुए हैं, जो जिनका नाम है बिंबिसार और अजातशत्रु। मतलब बिंबिसार जो है वो और अजातशत्रु, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इस राज्य के लिए, ठीक है, बहुत शक्तिशाली रहे हैं। तो देखो अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे, ठीक है। यहाँ के जो शासक थे किसी भी जनपद को जीतने के लिए, हमने बताया था ना अब आक्रमण होया करेगा, होते थे तब, तो उसी प्रकार अब आक्रमण शुरू हो गए थे इस समय। तो दूसरे जनपद को जीतने के लिए जो भी संभव होता था सब साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, मतलब इन्हीं की तरह थे एक और शासक जिनका नाम था महापद्मनंद, ठीक है।
अब देखो उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप को उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। देख लो, मतलब जब वो थे तो उन्होंने अपने नियंत्रण में इस क्षेत्र को, जो समझ लो उपमहाद्वीप को उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी है, जो आजकल उसे बोलते हैं राजगीर, ठीक है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी। बाद में पाटलिपुत्र, जो कि जिसे आज को पटना बोलते हैं, उसे राजधानी बनाया, ठीक है। 2300 साल से भी पहले की बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। मतलब 2300 साल पहले की बात है कि जो एक राजा था सिकंदर राजा, ठीक है, वो मैसिडोनिया का था। वो चाहता था कि मैं पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करूं। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों में जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया। मतलब वैसे वो पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाया इस बारे में, लेकिन फिर भी मिस्र को जीत लिया, पश्चिमी एशिया को जीत लिया, इनको जीते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक आ गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, उसने सोचा मगध क्या जाऊ कर लेगा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। उसने कहा ना भैया, इस बात से भयभीत थे वो लोग कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वे कह रहे भाई देखो, इस पे अटैक मत करो, इसके पास देखो पैदल भी सेना है, रथ वाली भी सेना है, और इसके अतिरिक्त ये समझ लो हाथियों की सेना है, तो भाई हम नहीं जाएंगे। और राजा कहता है अच्छा। तो फिर उन्होंने देखा इन सेना और ऋग्वेद में उल्लिखित सेना के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है, आप खुद सोच लो क्या अंतर है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात आती है वज्ज। अब जो मैंने अभी आपको बताया, मगध और वज्जी 2 राज्य थे, महाजनपद थे, ठीक है, उनके बारे में। तो देखो जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी थी वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। क्लियर है, मतलब एक राज्य महाजनपद था वज्जी, जो कि मगध राज्य के समीप था। तो वहाँ पे एक शासन व्यवस्था थी अलग किस्म की, उसे क्या बोलते थे, गढ़ या संघ, ठीक है। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, मतलब यहाँ कोई एक शासक नहीं होता था, यहाँ पे कई शासक होते थे, ठीक है। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। मतलब 7 हैं तो 7 राजा। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। मतलब एक राजा का काम ये सब लोग करते थे साथ में मिलके, ठीक है। सभा में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और करना है तो किस तरह करना है। सारी चीज़ें सभा में बैठकर करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएँ करते थे। स्त्रियाँ, दास, कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। मतलब जितने भी निचले स्तर के लोग थे वो इनमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब देखो बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। ये क्लियर है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात को। मतलब बुद्ध और जो मतलब लॉर्ड बुद्धा थे और महावीर जैन थे, ये दोनों लोग इसी समुदाय से बिलोंग करते थे, मतलब वज्जी महाजनपद से थे, ठीक है, और गढ़ संघ से संबंधित थे। तो बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। क्लियर है। अब देखो अब वज्जी क्या, तो देखो वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया। ये वाला जो हम नीचे पढ़ेंगे अभी वर्णन, ठीक है, ये कहाँ से मिला गया, तो बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का सजीव वर्णन है। सो कहाँ से लिया गया है, वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। कौन से निकाय से, दीघ निकाय से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। अब देखो क्या है, अजातशत्रु और वज्जी संघ, मतलब ये कोई बातचीत दिखाई गई है जो अजातशत्रु है और वज्जी संघ, यानी वहाँ पे जितनी सभा थे, वहाँ पे जो लोग बैठे थे राजा, उनके बीच में। तो अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। मतलब जो अजातशत्रु थे उन्होंने वज्जी संघ के जितने भी थे उस पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री यानी वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि वज्जी सभाएँ नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान और समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तब तक वज्र संघ का आप कुछ नहीं कर सकते। ये कहा उन्होंने बुद्ध ने, ठीक है। अब देखो वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, तब तक सही रहेंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तो तब तक समझ लो आप उन्हें हरा नहीं सकते। उन्होंने ये कहा बुद्ध ने, ठीक है। अब देखो
फिर कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। मतलब यही नहीं, मतलब बहुत सारे लोग थे जो इस पूरे संघ को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। मतलब किसी ने लगभग आज से 1500 साल तक उस पर किसी ने अधिकार नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ या संघ पर विजय प्राप्त की। मतलब किसने किया इस पर राज्य, मतलब आक्रमण करके इसे अपना अधीन किसने किया? गुप्त शासकों ने, ठीक है। गढ़ या संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। उनके बारे में हम 11 में पढ़ेंगे, मतलब अध्याय 11 में, ठीक है। अब ये दिया अन्यत्र। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। एटलस में आपको बता ही चुका हूँ कई बार क्या होता है, मतलब बहुत सारे मानचित्रों को इकट्ठा कर दिया तो एटलस बन जाता है। उसमें यूनान और एथेंस को ढूंढना है हमें। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे बोला गया प्रजातंत्र या गणतंत्र। क्लियर, जो आज हमारे देश में चलती है। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। मतलब दासों को नहीं थी। यहाँ भी देख लो, हर जगह सिस्टम वही। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरियों द्वारा लगाई जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मतलब जितने भी नागरिक हैं सभी लोग अपनी सेना और नौसेना में सेवाएं देंगे, मतलब सर्विस करेंगे। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। मतलब यहाँ पे भी सिस्टम वही शूद्रों के बराबर समझ लिया यहाँ पे भी, है कि नहीं। मतलब जो दास थे वैसा ही यहाँ पे इनका सिस्टम है, ठीक है। व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। अब बताओ, क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? मेरे हिसाब से तो नहीं था। आपके हिसाब से आप खुद सोचना, ठीक है। अब तो कल्पना करो, वैशाली को सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? भैया मैंने कुछ नहीं सुना। वहाँ पे क्या बातें चल रही थी? अगर मैं कह दूंगा मैंने कुछ सुना तो मार नहीं देंगे मुझे, इसलिए डायरेक्ट कह दो भैया मैंने कुछ नहीं सुना। अब देखो सही है गलत बताओ, क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले ये पढ़ लें। उपयोगी शब्द, राजा किसे बोलते हैं? क्लियर है। अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण। पौधरोपण देखो आपको शायद थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं आपको हिंट दूंगा तो समझ में आ जाएगा। पौधरोपण, धान रोपण, समझ में आ गया? तो बस पौध यानी कि पहले वो बीज डालते थे, लेकिन बीज डाल के फिर उन्होंने पहले बनाई पौध, फिर पौध बना के उसे रोपा, तो वही कहलाई पौधरोपण, ठीक है। गढ़ एवं संघ क्लियर है, और प्रजातंत्र सब पता है आपको, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ और रहेगी, गढ़ और संघ क्या था, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं अगर था क्या। देखो, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। मतलब ऐसा समूह जिसमें कई सदस्य हों, और संघ अर्थात संगठन या सभा, ठीक है। क्लियर। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। इतना ही था आज के चैप्टर में, और अगली बार मिलेंगे हम तो नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। देखो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। नए शासक कब बने? तो आज से लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद कब बने? तो लगभग 3000 साल पहले। क्लियर है, क्योंकि भाई महाजनपद होंगे तो 3000 साल पहले नए शासक बने थे। तो सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? तो मतलब सिकंदर का जो आक्रमण है उसका उल्लेख कहाँ से मिला है? तो दीघ निकाय का लेखन है, वहाँ से मिला है, जो लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। गढ़ या संघ राज्यों का अंत कब हुआ? तो लगभग 1500 साल पहले हुआ था, जिसे किसने किया? गुप्त शासकों ने, ठीक है। अब देखो, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? आज के शासकों के चुनाव प्रक्रिया जनपद के चुनाव के किस तरह भिन्न थे? देखो बिल्कुल सिंपल, सारी चीज़ अब सिंपल लगेंगी आपको, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपने पढ़ा ना हो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज हम विदाई लेते हैं। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम लिंक दे रखी है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाकर उन्हें वहाँ पे ज्वाइन करो। जो भी आपको डाउट हो वहाँ पे आप हमसे पूछ लीजिए, हम एक ही डाउट को आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। और पढ़ाई करो और गहराई से करो, तभी पढ़ाई का मज़ा है, वरना तो सब ऐसा ही लोचा है, ठीक है बेटा। पढ़ाई करनी है तो गहराई से करो, तभी कुछ हासिल होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।